नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता भारती, एबीएम कॉलेज गोलमुरी, जमशेदपुर इतिहास विभाग की तरफ से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए झारखंड का इतिहास पेपर लेकर आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो 1831-32 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह, जिसे मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है, भारत के इतिहास में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। इस विद्रोह के तहत कोल जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों द्वारा किए गए शोषण का बदला लेने के लिए विद्रोह की चिंगारी को जलाया था, जो समय के साथ एक विशाल विद्रोह के रूप में बदल गया। इस विद्रोह को कालांतर में कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। यह व्यापक विद्रोह छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम एवं मानभूम की कई जनजातियों का संयुक्त विद्रोह था, जो अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ तथा शोषण के खिलाफ उपजा था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत, सूर्य मुंडा, सिंह राय इत्यादि नेताओं ने किया था। हम कोल विद्रोह के कारणों की चर्चा करने से पहले इस बात को जानेंगे कि कोल दरअसल थे कौन। कोल प्राचीन काल में मध्य भारत, छोटा नागपुर के जंगलों के आसपास निवास करने वाली एक विशाल जनजाति थी। इस जनजाति के लोग कृषि पर निर्भर करते थे, अर्थात इनका मुख्य आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। मध्यकाल तक ये कोल जनजाति अपनी सीमित आवश्यकताओं के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी, परंतु औपनिवेशिक काल तक आते आते इनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में अनेकों उतार चढ़ाव आए, जो कोल विद्रोह का एक कारण बना। औपनिवेशिक काल, अपने इतिहास में औपनिवेशिक काल 1760 से 1947 ईस्वी तक के काल को हम लोग औपनिवेशिक काल की संज्ञा देते हैं। तो औपनिवेशिक काल में कोल जनजातियों के अंदर असंतोष की भावना घर करने लगी थी, जो कोल विद्रोह के रूप में प्रकट हुई। अब कोल विद्रोह के कारण की चर्चा करने पर हम लोग देखेंगे कि कोल जनजाति के लोग औपनिवेशिक काल में जमींदारों से जमीन लीज पर लेकर खेती करते थे। वह खेती के लिए साहूकारों से ऋण लेते थे। धीरे धीरे कोलों पर ऋण का बोझ बढ़ता चला गया। अब कोल ऋण के बोझ से दबते चले गए। इन कोलों ने ब्रिटिश सरकार से भी मदद की गुहार लगाई। उन्हें उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें कोई सरकारी मदद देगी और उन्हें उनकी समस्या का समाधान करेगी, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या में कोई सहयोग नहीं दिया, बल्कि उल्टे और कई तरह के करों को लाद दिया और उनकी स्थिति को सुधारने की बजाय और बिगाड़ दिया। ब्रिटिश सरकार ने कोलों पर पहले से भी अधिक टैक्स लगा दिए तथा भूमि कर नहीं देने की स्थिति में उनका जमीन नीलाम कर दिया गया, जिससे कोल जनजातियों की स्थिति और दयनीय हो गई। कोल जनजाति के लोगों ने 1831 ईस्वी में सूर्य मुंडा
सिंह राय, बुद्धू भगत इत्यादि के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। कोल विद्रोह की एक छोटी सी चिंगारी देखते देखते एक विशाल व्यापक विद्रोह में बदल गई। कोलों द्वारा सरकारी संपत्ति, भवन इत्यादि को कब्जे में लिया जाने लगा और अंग्रेज अफसरों को उनके इलाके कोल बहुल इलाकों से खदेड़ दिया जाने लगा। जहाँ अंग्रेज अफसर रहते थे और दिकू लोग रहते थे, उन्हें खदेड़ कर भगाया जाने लगा। चार्ल्स मैटकॉफ ने भी कोल विद्रोह के विषय में विश्लेषण करने पर कहा है कि कोल विद्रोह कृषक आंदोलन की अभिव्यक्ति मात्र न थी, बल्कि यह आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। कोल विद्रोह के मूल कारणों एवं विद्रोह के स्वरूप में इतिहासकारों में एकमतता का अभाव है। इस विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है, पर वास्तव में कोल विद्रोह छोटा नागपुर में अंग्रेजी सत्ता और शक्ति के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक चुनौती था। थॉमसन और मिल के अनुसार आदिवासी इस विद्रोह के माध्यम से जंगल का कानून स्थापित करना चाहते थे। दरअसल छोटा नागपुर के आदिवासियों को यह लगा कि अंग्रेजों की घृणा, शोषण और उपेक्षा से उनकी परंपरा का हनन हो रहा है, उनका नाश हो रहा है। इसलिए उन्होंने दिक्कू और अंग्रेजों का हस्तक्षेप को नकार दिया। उन्हें यह महसूस होने लगा कि उनके जीवन में दिक्कुओं और बाहरी व्यक्तियों का, अंग्रेजों का प्रवेश बढ़ता चला जा रहा है और उनके भीतर असंतोष घर करने लगा। धीरे धीरे यह असंतोष ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और जिसकी परिणति कोल विद्रोह के रूप में हुई। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा कृषक असंतोष को ही इस विद्रोह का मूल कारण माना गया है। सरकारी अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण से हमें जानकारी मिलती है कि कोल विद्रोह घृणित शासन से मुक्त होने की आदिवासियों की उभरती इच्छा का परिणाम था। झारखंड में कंपनी द्वारा अधिकार स्थापित किए जाने के पिछले कुछ दशकों में छोटा नागपुर के विभिन्न राजाओं और उनकी प्रजा का कंपनी सरकार के साथ संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई थी। सरकार की राजस्व वसूली की शोषणकारी दमनकारी नीति ने कोल विद्रोह कालीन छोटा नागपुर खास के नागवंशीय राजा जगन्नाथ सिंह को भी तबाह कर दिया था। 1828 ईस्वी में नागवंशी राजा जगन्नाथ सिंह के कर वसूलने के अधिकार को छीन लिया गया था तथा कर वसूली का कार्य करीम अली नामक एक व्यक्ति को ठेका पर दे दिया गया था, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ब्रिटिश सरकार उठाती थी। इस निर्णय से नागवंशी राजा को भी आत्मस्वाभिमान पर काफ़ी ठोस चोट पहुंचा। इन राजाओं के समक्ष तो उनका आत्मसम्मान तथा आर्थिक समस्या उत्पन्न हो ही गई थी। आदिवासियों के समक्ष भी इस ब्रिटिश सरकार के अवांछित करों और गैर कानूनी वसूली से उन्हें भी
अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लूट, दंड और शोषण की यह प्रक्रिया आदिवासियों पर तब तक जारी रहती थी जब तक कि आदिवासी गांव छोड़कर चले नहीं जाते थे और आदिवासियों को बाध्य किया जाता था कि वह जमींदार की जमीन जोते तथा बेगारी करे, अनेक प्रकार के गैर कानूनी करों का भुगतान करे। कर न चुकाने की स्थिति में आदिवासियों से उनकी ज़मीनें ले ली जाती थी और कभी कभी तो इनकी ज़मीन दिकुओं को दे दी जाती थी। ब्रिटिश कचहरियाँ भी आदिवासियों को न्याय दिलाने में सक्षम न थी। कचहरी पहुंचने पर आदिवासियों को पता चलता था कि उनकी ज़मीन तो न केवल उन्हें उनकी ज़मीन से वंचित कर दिया गया है, साथ ही साथ कानूनी रूप में उन्हें विद्रोही घोषित किया जा चुका है। इस तरह से आदिवासियों के अंदर भी असंतोष की भावना घर करने लगी थी। झारखंड में 1824 ईस्वी में आबकारी करों का लगाए जाना और हरिया पर पतचुई नामक कर का लगाया जाना आदिवासियों को सख्त नापसंद था। आदिवासी हरिया को पवित्र पेय पदार्थ मानते थे और यह पेय पदार्थ वो अपने देवताओं पर भी चढ़ाते थे। यह एक प्रकार की शराब थी जो अपने घर में वे लोग बनाते थे। वे अत्यंत प्राचीन काल से बिना कोई कर दिए हरिया का सेवन कर रहे थे। हरिया पर कर लगाए जाने से उनके सम्मान पर भी आंच आती थी, क्योंकि आबकारी विभाग के अधिकारी अवैध शराब की खोज में उनके घरों की तलाशी लेते थे। हालांकि 1826 में इस कर को उठा लिया गया था, लेकिन आदिवासियों के दिलो दिमाग में ब्रिटिशों के प्रति नफरत भर चुकी थी, जिसकी परिणति कोल विद्रोह के रूप में हुई। इस प्रकार कोल विद्रोह से पहले जन विद्रोह हेतु सभी आवश्यक तत्व छोटा नागपुर में जमा हो गए थे, परंतु कोल विद्रोह के कुछ तात्कालिक कारण भी थे। जब आदिवासियों की कुछ जमीनें मुस्लिम तथा सिख कृषकों को दे दी गई तथा कुछ आदिवासी महिलाओं के साथ गैर आदिवासियों द्वारा दुर्व्यवहार बदसलूकी की गई, तब आदिवासियों का असंतोष ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और जिसकी परिणति कोल विद्रोह के रूप में हुई। ये सब इस शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध रांची, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम में फैले। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत सिंह राय, सूर्या मुंडा सभी आदिवासी एकजुट होकर तमार में एकत्रित हुए एवं विद्रोह का ऐलान कर दिया। शीघ्र ही यह विद्रोह एक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन में परिणत हो गया। कोल विद्रोह, अब हम देखेंगे कि कोल विद्रोह को जब आदिवासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन कोल विद्रोह का ऐलान कर दिया और गैर दिकुओं और ब्रिटिश अफसरों को उनके स्थान से खदेड़ा जाने लगा, उनके सरकारी दफ्तरों पर कब्जा किए जाने लगा, तब इस व्यापक विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रामगढ़ में सेना एकत्रित की और बाहर से भी बहुत सारी सेनाएं बुलाई गई। इस संगठित विद्रोह को दबाने के लिए जमींदारों ने भी अपनी अपनी सेना भेजी। कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में ब्रिटिश सेनाओं ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयत्न किया।
ब्रिटिश सेनाओं के पास बंदूकें और तोपें थी, जबकि इन कोल विद्रोहियों के पास केवल तीर धनुष थे। फिर भी इन कोल लड़ाकों ने 2 साल तक अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और उनके छक्के छुड़ा दिए। बुद्धू भगत अपने भाई भतीजे एवं 150 अनुयायियों के साथ मारे गए और सिंगराई तथा सूर्यमुंडा अंत तक लड़ते रहे और 1832 ईस्वी में उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। ब्रिटिश कंपनी ने विद्रोह के कारणों की जांच पड़ताल की और झारखंड की शासन व्यवस्था में कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए जो परिस्थिति के अनुसार सही बैठती थी। उस समय तक झारखंड में बंगाल का कानून चलता था, लेकिन अब परिस्थिति की जटिलता को देखकर कंपनी ने 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 नाम से एक नया कानून पारित किया, जिसके अंतर्गत रामगढ़ जिले को विभाजित किया गया। एक अलग नए प्रशासनिक क्षेत्र का गठन किया गया, जिसमें छोटा नागपुर, खास, पलामू, रामगढ़, कोरुंडा और खरगडीहा को रामगढ़ जिले से अलग कर जंगल महाल तथा ट्रिब्यूटरी महाल के साथ एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया, जिसे साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी की संज्ञा दी गई। इस प्रशासनिक क्षेत्र हेतु विल्किंसन गवर्नर जनरल के प्रथम एजेंट के रूप में नियुक्त हुआ, जो पहले सेना में कैप्टन था तथा कोल विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोल विद्रोह झारखंड के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस विद्रोह के अनेक दूरगामी परिणाम हुए। इस विद्रोह ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की एक नींव रखी। धन्यवाद।